कहानी की शुरुआत एक शांत और वीरान रेगिस्तान से होती है, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत और सन्नाटा है। इसी सूने माहौल के बीच हमें तीन दोस्त एक बड़े और शानदार घर की ओर जाते हुए दिखाई देती हैं। यह घर रेगिस्तान के बीच बना हुआ है और हैदर के अंकल का है। वह इस समय शहर से बाहर हैं, इसलिए हैदर चुपके से अपनी दो दोस्तों शार्लेट और ड्यू के साथ यहाँ छुट्टियां मनाने आ गई हैं। उनका प्लान है कि आज रात होने वाली उल्का वर्षा को पास से देखा जाए और इस खास पल को यादगार बनाया जाए। शार्लेट एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और जैसे ही वे वहां पहुंचती हैं, वह अपने फॉलोअर्स के लिए लाइव जाने की तैयारी शुरू कर देती है। वह कैमरे के सामने उत्साह के साथ बताती है कि आज वह अपनी दोस्त के इस शानदार घर से लाइव उल्का वर्षा दिखाने वाली है। उसके लिए यह सिर्फ एक खूबसूरत पल नहीं, बल्कि अपने फैंस को कुछ नया और खास दिखाने का मौका भी है। उसे पूरा भरोसा है कि इस इवेंट से उसकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ डियो इन दोनों से बिल्कुल अलग है। वह ना सोशल मीडिया में दिलचस्पी रखती है और ना ही दिखावे में विश्वास करती है। उसके साधारण कपड़ों और शांत स्वभाव का शार्लेट मजाक भी उड़ाती है, खासकर अपने लाइव के दौरान। तीनों दोस्त रात की पार्टी के लिए ड्रिंक्स और बाकी तैयारी कर लेती हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि यह रात उनके लिए कितनी अलग साबित होने वाली है। धीरे धीरे शाम ढलती है और आसमान में चमकती हुई उल्काएं नजर आने लगती हैं। हैदर और ड्यू इस नज़ारे को देखकर हैरान रह जाती हैं, क्योंकि यह उल्का बाकी उल्काओं से कहीं ज्यादा चमकदार और अलग दिखाई दे रही थी। वहीं शार्लेट परेशान हो जाती है, क्योंकि ठीक उसी समय जब उसे लाइव जाना था, सभी फोन का नेटवर्क अचानक गायब हो जाता है। उल्का के गिरने के बाद भी तीनों अपने प्लान को जारी रखती हैं और रेगिस्तान के उसी सन्नाटे में ड्रिंक्स के साथ पार्टी का आनंद लेने लगती हैं। कुछ देर बाद हैदर और ड्यू शार्लेट को समझाने की कोशिश करती हैं कि लाइव स्ट्रीम ना हो पाने से इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिंदगी सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं होती और कभी कभी इन पलों को बस महसूस करना ही काफी होता है। लेकिन शार्लेट इस बात से सहमत नहीं होती। उसके अनुसार डियो जैसी लड़की, जिसके पास नाम मात्र के फॉलोअर्स भी नहीं हैं, वह उसके फेम और लाइफस्टाइल को कभी नहीं समझ सकती। धीरे धीरे तीनों काफी नशे में आ जाती हैं। तभी अचानक उनके स्विमिंग पूल में एक अजीब सी चीज आकर गिरती है। वह इतनी गर्म होती है कि पूल का पानी उबलने लगता है। तीनों हैरानी से देखती हैं कि वह चीज धीरे धीरे हिल रही है और उसमें से एक अजीब सी बदबू भी निकल रही है। यह देखकर हैदर तुरंत उसे पूल से बाहर निकालने की कोशिश करती है ताकि पानी और खराब ना हो। काफी मेहनत के बाद वह उसे बाहर निकाल लेती है और तभी उन्हें एहसास होता है कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक जीवित प्राणी है। हालांकि उसका आकार और बनावट इतनी अजीब होती है कि उसके अंग साफ नजर नहीं आते। अब तीनों अंदाजा लगाने लगती हैं कि शायद यह कोई ऐसा जानवर है जो रेगिस्तान में पाया जाता हो और जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। सच तो यह है कि उन्हें ऐसे किसी भी जीव के बारे में ज्यादा पता नहीं होता, इसलिए वे घर के अंदर जाकर जानवरों से जुड़ी मैगजीन देखने लगती हैं ताकि इस अजीब जीव की पहचान हो सके। इंटरनेट पहले ही बंद हो चुका था, वरना वे उसकी फोटो लेकर ऑनलाइन सर्च कर सकती थीं, लेकिन मैगजीन में भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। अब हैदर घबराने लगती है, क्योंकि उसे डर है कि उसके अंकल को यह सब पता चला तो वह बहुत नाराज होंगे। इस गड़बड़ी को ठीक करना आसान नहीं होगा, लेकिन शार्लेट उसे शांत रहने के लिए कहती है और सुझाव देती है कि अभी इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तीनों फिर से ड्रिंक करती हैं और आखिरकार थक कर वहीं सो जाती हैं। अगली सुबह उनकी आंखें भारी हैंगओवर के साथ खुलती हैं। सिर दर्द और थकान के कारण वे आपस में ही झगड़ने लगती हैं। थोड़ी देर बाद माहौल शांत होता है और वे नाश्ता करती हैं ताकि थोड़ा बेहतर महसूस कर सकें। लेकिन अब एक नई समस्या सामने आती है। उनके मोबाइल फोन अजीब तरह से काम करना बंद कर देते हैं। स्क्रीन ग्लिच करने लगती है और कोई भी फंक्शन ठीक से काम नहीं करता। डियो सुझाव देती है कि शायद शार्लेट और हैदर के फोन ज्यादा एडवांस होने की वजह से खराब हो रहे हों, इसलिए उसका पुराना फोन ट्राई किया जाए। लेकिन जब वे ऐसा करती हैं तो वह फोन भी कुछ ही देर में बंद हो जाता है। अब तीनों पूरी तरह उलझन में हैं कि आखिर एक साथ सभी डिवाइस कैसे खराब हो सकते हैं। वहीं शार्लेट के लिए यह स्थिति और भी मुश्किल है, क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते उसे रोजाना कंटेंट पोस्ट करना जरूरी होता है। अगर वह ऐसा नहीं कर पाती तो उसकी फॉलोइंग पर सीधा असर पड़ सकता है। इसी वजह से शार्लेट के लिए इंटरनेट और फोन किसी भी हालत में जरूरी हो गया था। वह गुस्से में बाकी दोनों को सुनाने ही लगी थी कि तभी बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। यह वही जीव था जिसे वे पिछली रात नशे में लॉन में ही छोड़ आई थी।
तीनों घबरा कर बाहर जाती हैं और देखती हैं कि वह जीव अब कपड़े से निकलकर कहीं रेंग चुका है। उसके पीछे एक काले चिपचिपे तरल के निशान बने हुए हैं। सावधानी के लिए वे एक टूल उठा लेती हैं और उन निशानों का पीछा करने लगती हैं। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें वह जीव फिर से दिखाई दे जाता है। जैसे ही वे उसे ध्यान से देख रही होती हैं, तभी अचानक उनके पीछे एक लड़का आ खड़ा होता है। तीनों एक पल के लिए डर जाती है। वह अपना नाम ब्रेट बताता है और समझाता है कि हैदर के पिता ने उसकी फैमिली को इस घर के लॉन की देखभाल के लिए रखा है। उसका छोटा सा लकड़ी का केबिन पास ही में है और इस वीराने में उनके अलावा कोई और नहीं रहता। इतना कहकर वह अपने काम में लग जाता है। तभी हैदर उसे उस अजीब जीव के बारे में बताती है और उसे ज्यादा पैसे देने का ऑफर करती है ताकि वह उस चीज को यहाँ से दूर कहीं फेंक आए। शुरुआत में ब्रेट साफ मना कर देता है क्योंकि उसे ऐसे अजीब जीवों से डर लगता है, लेकिन थोड़ी बातचीत के बाद वह एक अजीब शर्त रखता है। वह कहता है कि अगर उसे एक किस मिल जाए तो वह यह काम कर देगा। वैसे भी तीनों लड़कियां उस जीव से डर चुकी थीं, इसलिए हैदर और शार्लेट उसकी बात मान लेती हैं। इसके बाद ब्रेट उस जीव को एक चादर पर चढ़ाने की कोशिश करता है ताकि उसे आसानी से उठाकर ले जा सके, लेकिन अब उस जीव का वजन अचानक बहुत ज्यादा हो चुका था, जिससे उसे हिलाना भी मुश्किल हो रहा था। काफी कोशिश के बाद जैसे ही वह उसे चादर पर लाने में सफल होता है, तभी उस जीव के शरीर में अचानक बदलाव होने लगता है। उसका सिर उभर आता है और वह तेज कंपन जैसी आवाजें निकालने लगता है। यह देखकर ब्रेट घबरा जाता है और तुरंत अपने केबिन की तरफ भाग जाता है। तीनों लड़कियां भी यह सब देखकर हैरान रह जाती हैं। वह जीव लगातार अजीब तरह की वाइब्रेशन पैदा कर रहा था, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया था। हैदर को शक होने लगता है कि यह कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि शायद किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हो सकता है। वह कहती है कि कल तक यह सिर्फ एक पत्थर जैसा था, लेकिन अब इसमें शरीर के हिस्से विकसित हो गए हैं। अगर यह सच में एलियन हुआ तो यह खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए इसे खत्म कर देना ही बेहतर होगा। लेकिन डियो इस बात से सहमत नहीं होती। उसके अनुसार बिना पूरी जानकारी के किसी भी जीव को मारना गलत है। हो सकता है यह खतरनाक ना हो और उन्हें इस बारे में अधिकारियों को बताना चाहिए ताकि सही जांच हो सके। समस्या यह थी कि उनके फोन पहले ही काम करना बंद कर चुके थे, इसलिए वे किसी से संपर्क नहीं कर पा रही थीं। ऐसे में हैदर फैसला करती है कि फिलहाल इस जीव को अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल देना ही सही रहेगा। तीनों मिलकर उस भारी शरीर को खींचने लगती हैं। उन्हें हैरानी होती है कि इतने छोटे दिखने वाले जीव का वजन इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। वह उन्हें बेहद भारी महसूस होता है, जैसे उसमें असामान्य मात्रा में द्रव्यमान हो। काफी मेहनत के बाद वे उसे अपने क्षेत्र से बाहर ले जाने में कामयाब हो जाती हैं। वापस आकर वे सोचती हैं कि अब 2 दिन बाद उनकी गाड़ी उन्हें लेने आएगी, तब वे इस पूरी घटना की जानकारी अधिकारियों को दे देंगी। फिलहाल उन्हें वह जीव ज्यादा खतरनाक नहीं लगता, इसलिए वे फिर से पार्टी में लग जाती हैं और नशे में उस रात को खत्म करती हैं। लेकिन देर रात जब सब सो रहे होते हैं, तभी डियो की आंख अचानक खुल जाती है। उसे वही अजीब वाइब्रेशन फिर से सुनाई देती है। वह अकेले ही बाहर जाकर उस दिशा में देखने लगती है। ध्यान से सुनने पर उसे लगता है कि वह आवाज किसी खतरे की नहीं, बल्कि मदद की पुकार जैसी है। डियो को एहसास होता है कि शायद वह जीव भूखा है और इसी तरह उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। वह यह बात हैदर को बताने जाती है, लेकिन हैदर इतनी रात को उठने से मना कर देती है। तब डियो खुद ही फैसला लेती है और उस जीव को वापस अंदर ले आती है। हैरानी की बात यह होती है कि जो जीव पहले बेहद भारी लग रहा था, अब अचानक बहुत हल्का हो चुका था। डियो बिना ज्यादा परेशानी के उसे अंदर ले आती है और उसे आराम से लिटा देती है। फिर वह फ्रिज से मिल्क शेक निकालकर उसे पिलाने लगती है। वह जीव बिना किसी विरोध के उसे पी लेता है, जैसे उसे सच में भूख लगी हो। अगली सुबह जब शार्लेट की आंख खुलती है तो वह नोटिस करती है कि फ्रिज से उसकी पसंदीदा चीजें गायब हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, जब शार्लेट उस एलियन को दोबारा कमरे में देखती है तो वह घबरा जाती है और सीधे डियो के कमरे में जाकर उस पर नाराज हो जाती है। वह सवाल करती है कि इतनी अजीब और गंदी चीज को घर के अंदर क्यों लाया गया। डियो उसे पिछली रात की पूरी बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हैदर का गुस्सा कम नहीं होता। वह साफ कहती है कि इस जीव को तुरंत बाहर फेंक देना चाहिए। जैसे ही डियो उसे उठाने की कोशिश करती है, वह एलियन फिर से तेज कंपन पैदा करने लगता है। उस कंपन की वजह से तीनों के सिर में तेज दर्द होने लगता है। डियो समझ जाती है कि शायद यह जीव बाहर नहीं जाना चाहता। अब शार्लेट सुझाव देती है कि पास वाले केबिन में जो फैमिली रहती है, उनसे मदद लेनी चाहिए।
उनके पास गाड़ी भी है जिससे इस जीव को किसी नजदीकी शहर ले जाकर अधिकारियों को सौंपा जा सकता है। वैसे भी उनकी अपनी गाड़ी 2 दिन बाद आने वाली है और फोन पहले से ही काम नहीं कर रहे थे। ऐसे में उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचता। हैदर और शार्लेट उस केबिन की ओर मदद मांगने निकल पड़ती है। इधर घर में शार्लेट अकेली रह जाती है और उस एलियन से आने वाली बदबू से परेशान हो चुकी होती है। वह चुपके से एक ड्रिंक में जहर मिला देती है ताकि उस जीव को खत्म किया जा सके। उसे लगता है कि अगर डियो यहाँ होती तो वह उसे ऐसा कभी नहीं करने देती। लेकिन जैसे ही वह एलियन को वह ड्रिंक देने की कोशिश करती है, वह अजीब तरीके से उसकी सोच को समझ लेता है। अगले ही पल शार्लेट का हाथ रुक जाता है और जहर से भरा गिलास नीचे गिर जाता है। उधर डियो और हैदर उस केबिन तक पहुंच जाती हैं। बाहर सन्नाटा होता है, जबकि हैदर को याद था कि वहां एक कुत्ता रहता है। अंदर जाने पर वे देखती हैं कि केबिन में कई तरह के वैज्ञानिक उपकरण रखे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अंतरिक्ष से जुड़ी रिसर्च कर रहा हो। वहां मौजूद नोट्स में गैलेक्सी, सिग्नल्स और स्पेस से जुड़ी जानकारी लिखी होती है। डियो समझ जाती है कि यहाँ रहने वाला व्यक्ति एलियन लाइफ और डीप स्पेस पर काम कर रहा था। लेकिन सवाल यह था कि वह और उसकी फैमिली अचानक कहाँ गायब हो गए, जबकि उनकी गाड़ी अभी भी बाहर खड़ी थी। दोनों तय करती हैं कि अगली सुबह फिर से यहाँ आकर जांच करेंगी और फिलहाल वापस लौट जाती हैं। घर पहुंचकर वे देखती हैं कि शार्लेट आराम से पूल में लेटी हुई है। वे उसे केबिन की सारी बात बताती हैं और कहती हैं कि अब उन्हें एक दिन और उस एलियन के साथ रहना पड़ेगा। हैरानी की बात यह होती है कि शार्लेट इस पर बिल्कुल भी नाराज नहीं होती, जबकि पहले वही सबसे ज्यादा परेशान थी। उसका यह अचानक बदला हुआ व्यवहार दोनों को अजीब लगता है। हैदर अब भी उस एलियन की बदबू से परेशान थी। इसी दौरान डियो की नजर फर्श पर पड़े टूटे हुए ग्लास पर पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ लंच के समय शार्लेट का व्यवहार और भी अजीब हो जाता है। वह जरूरत से ज्यादा खाना खाने लगती है, जबकि पहले वह हमेशा अपनी डाइट को लेकर बहुत सजग रहती थी। उसे इस तरह खाते देख हैदर और डियो दोनों चौंक जाती हैं। इतना ही नहीं, खाने के बाद वह तेज धूप में जाकर अजीब तरीके से एक्सरसाइज भी करने लगती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और इस बार आधी रात को हैदर की आंख खुलती है क्योंकि उसे एक अजीब सी आवाज आ रही थी और बाहर जाकर जो वह अपनी आंखों से देखती है उसे उस पर विश्वास ही नहीं होता। यहाँ वह वो भद्दा सा एलियन अपने साइज को बढ़ा रहा था और शार्लेट बिना कपड़ों के उस एलियन से लिपटी पड़ी है। हैदर घबराहट में जोर से चिल्लाती है, लेकिन तभी वह एलियन हैदर के ब्रेन को अपने कंट्रोल में कर लेता है। हैदर जो अब अपने बस में नहीं थी, वह भी खुद से अपने कपड़े निकालकर उसी एलियन और शार्लेट के पास जाकर लेट जाती है। रात होते होते माहौल और भी रहस्यमय हो जाता है। आधी रात को हैदर की नींद खुलती है क्योंकि उसे बाहर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वह बाहर जाकर देखती है तो जो नजारा उसके सामने होता है वह उसे चौंका देता है। वह जीव अब पहले से अलग दिख रहा होता है और उसका व्यवहार भी असामान्य होता है। उसी समय हैदर को महसूस होता है कि उसका खुद पर कंट्रोल कमजोर पड़ रहा है, जैसे कोई बाहरी ताकत उसके दिमाग को प्रभावित कर रही हो। अगली सुबह जब डियो की आंख खुलती है तो वह बाहर का दृश्य देखकर हैरान रह जाती है। वह दोनों को देखकर कहती है कि अब यहाँ रुकना सही नहीं है और उन्हें तुरंत शहर लौटने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हालात धीरे धीरे उनके नियंत्रण से बाहर होते जा रहे थे। इसी कारण डियो हैदर से कहती है कि वह अपने ड्राइवर को कॉल करके पूछे कि वह उन्हें लेने किस समय आएगा। लेकिन अब हैदर और शार्लेट का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वे ठंडे अंदाज में कहती हैं कि उनके फोन काम नहीं कर रहे और अगर गाड़ी आ भी गई तो भी वे यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। शुरुआत में डियो को लगता है कि शायद दोनों ने उसके बिना ही कुछ नशे वाली गोलियां ले ली हैं, इसलिए उनका दिमाग सही तरह से काम नहीं कर रहा। लेकिन जब वह उनसे उस अजीब जीव के बारे में पूछती है तो शार्लेट मुस्कुराते हुए कहती है कि उनका मालिक उनके बेडरूम में आराम कर रहा है। यह सुनकर डियो को गहरा शक होता है कि उस जीव ने कुछ गड़बड़ जरूर की है। वह सीधे शार्लेट के कमरे में जाती है और अंदर का नजारा देखकर सन्न रह जाती है। वह एलियन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसका आकार बढ़ चुका था और उसका शरीर इस माहौल के हिसाब से बदलता हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे वह धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण के अनुसार खुद को ढाल रहा हो। डियो बिना देर किए वापस आती है और दोनों को समझाने की कोशिश करती है कि अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन शार्लेट साफ कह देती है कि वे अब यहाँ से कभी नहीं जाएंगी और अगर डियो चाहे तो वह भी यहीं रह सकती है। अब डियो को पूरी तरह यकीन हो जाता है
कि उसके दोनों दोस्त उस जीव के प्रभाव में आ चुके हैं। वह तुरंत मदद लेने के लिए उसी केबिन की ओर भागती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि गाड़ी तो खड़ी है, लेकिन उसकी चाबियां गायब हैं। अगर उसे चाबी मिल जाती तो वह अपने दोस्तों को लेकर तुरंत यहां से निकल सकती थी और पास के शहर जाकर पुलिस को सब कुछ बता सकती थी। केबिन एक बार फिर खाली था, इसलिए वह जल्दी जल्दी अंदर चाबियां ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर फिर से उन वैज्ञानिक नोट्स पर पड़ती है और इस बार उसे कुछ और भी मिलता है। उसे उसी जीव की एक ड्राइंग दिखाई देती है जो अभी उनके घर में मौजूद है। इसका मतलब साफ था कि यहाँ रहने वाला व्यक्ति इसी एलियन पर रिसर्च कर रहा था। धीरे धीरे ड्यू के दिमाग में सारी बातें जुड़ने लगती हैं। उसे समझ आता है कि इस वैज्ञानिक ने ही उस एलियन के ग्रह का पता लगाया होगा और अपने उपकरणों से वहां सिग्नल भेजा होगा। उसी सिग्नल का पीछा करते हुए यह एलियन उल्का के साथ पृथ्वी तक पहुंचा। इसी दौरान डियो की नजर दीवार पर लगे गोली के निशान पर जाती है। वह पीछे की तरफ जाती है और देखती है कि वही वैज्ञानिक मृत पड़ा हुआ है। अब सब साफ हो जाता है कि उस एलियन ने उसे पहले ही खत्म कर दिया था। यह सब देखकर डियो घबरा जाती है और तुरंत वापस घर की ओर भागती है ताकि अपने दोस्तों को बचा सके। घर पहुंचते ही वह शार्लेट और हैदर को सब कुछ बताने लगती है, लेकिन अब उन दोनों पर इन बातों का कोई असर नहीं होता, जैसे उन्हें किसी चीज की परवाह ही नहीं रही हो। मजबूर होकर डियो फिर से उस कमरे में जाती है जहां वह एलियन मौजूद था। इस बार वह सीधे उस पर चिल्लाती है और कहती है कि उसे पता है कि वही उसके दोस्तों के दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। एलियन उसकी सोच को समझ लेता है और उसे भी अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करता है। डियो को महसूस होता है कि उसका शरीर भी उसके नियंत्रण में जा रहा है। वह अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसका ध्यान टूट जाता है और वह खुद को संभाल लेती है। अब उसे समझ आ चुका था कि यह जीव मानसिक नियंत्रण की शक्ति रखता है और उसने उसके दोस्तों के साथ भी यही किया है। डियो उससे उसके इरादे के बारे में जानना चाहती है। तभी वह एलियन उसे एक अजीब अनुभव कराता है, जैसे वह अपनी दुनिया दिखा रहा हो। उसमें डियो देखती है कि यह प्रजाति अपने ग्रह पर बाकी सभी जीवों को खत्म करके वहां पूरी तरह कब्जा कर चुकी थी। उनके ग्रह पर सिर्फ वही बचे थे। फिर उन्हें पृथ्वी से जीवन का संकेत मिला और उसी के बाद यह एलियन यहां पहुंचा। उसका मकसद साफ था, वह पृथ्वी पर भी बाकी सभी जीवों को खत्म करके इस ग्रह पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। यह ग्रह उसके अपने ग्रह से भी ज्यादा अनुकूल था, इसलिए वह यहां तेजी से विकसित हो रहा था। अपनी संख्या बढ़ाने के लिए उसने हैदर और शार्लेट को अपने नियंत्रण में ले लिया था। अब डियो को पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। वह तुरंत अपने दोस्तों को यहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन शार्लेट ठंडे स्वर में कहती है कि अब वे कहीं नहीं जाएंगे। तभी अचानक कुछ अजीब होने लगता है। शार्लेट का पेट तेजी से फूलने लगता है और वही हाल हैदर के साथ भी होने लगता है। यह देखकर डियो के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। इसका मतलब साफ था कि हैदर और शार्लेट बहुत जल्द किसी अनजान जीव को जन्म देने वाली थीं। डियो यह देखकर और भी सन्न रह जाती है कि उनकी आंखों और मुंह से वही काला तरल निकलने लगा है जो शुरुआत में उस एलियन के शरीर से निकल रहा था। अब स्थिति पूरी तरह उसके हाथ से बाहर जा चुकी थी। वह चाहकर भी अपनी दोस्तों को संभाल नहीं पा रही थी। उसे एहसास हो जाता है कि जैसे ही वे उस जीव को जन्म देंगी, उनकी जान भी चली जाएगी। यही सोचकर डियो एक बड़ा फैसला लेती है। वह तय करती है कि अगर इस खतरे को रोकना है तो उस एलियन को खत्म करना ही होगा। वह हिम्मत जुटाकर कमरे के अंदर जाती है, लेकिन जैसे ही वह हमला करने की कोशिश करती है, हैदर और शार्लेट उस पर टूट पड़ती हैं। वे उसे रोकने के लिए उस पर हमला कर देती हैं और डियो को जोर से मारकर नीचे गिरा देती हैं। घायल हालत में भी डियो हार नहीं मानती और उस एलियन से कहती है कि वह उसके दोस्तों को छोड़ दे, लेकिन वह जीव फिर से उसके दिमाग पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है। इस बार भी वह पूरी ताकत लगा देता है, मगर डियो का इरादा इतना मजबूत होता है कि वह उसके असर में नहीं आती। अचानक मौका मिलते ही डियो एक हथियार उठा लेती है और पूरी ताकत से उस एलियन पर वार कर देती है। कुछ ही पलों में वह उसे खत्म कर देती है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। हैदर और शार्लेट, जो अब उस जीव से प्रभावित थीं, अपने अंदर पल रहे उस अजीब जीवन को बचाने के लिए वहां से भागने लगती हैं। डियो जानती थी कि अगर उन्हें नहीं रोका गया तो यह खतरा और बढ़ जाएगा। वह तुरंत बाहर खड़ी बोगी में बैठती है और तेजी से रेगिस्तान की ओर भागती है। पहले वह हैदर तक पहुंचती है और उसे रोकने की कोशिश में उसे टक्कर मार देती है, लेकिन इससे भी अंदर पल रहा जीव खत्म नहीं होता। मजबूरी में
डियो भारी दिल से एक और कदम उठाती है और हैदर को रोकने के लिए वार करती है। यह पल उसके लिए बेहद दर्दनाक होता है, लेकिन वह समझ चुकी थी कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। इसके बाद उसकी नजर शार्लेट पर पड़ती है, जो अब भी भाग रही होती है। तभी बोगी का ईंधन खत्म हो जाता है। अब डियो खुद दौड़कर उसके पीछे जाती है। शार्लेट, जो अब पूरी तरह अपने नियंत्रण में नहीं थी, उस पर हमला करने लगती है। दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। इसी दौरान वह ड्राइवर भी वहां पहुंच जाता है, जो उन्हें लेने आने वाला था। वह दूर से यह सब देखता है और हालात को गलत समझ लेता है। उसे लगता है कि डियो ही शार्लेट पर हमला कर रही है। जैसे ही डियो शार्लेट को रोकने की कोशिश करती है, ड्राइवर उसे रोकने के लिए गोली चला देता है। गोली डियो के हाथ में लगती है और वह गिर जाती है। ड्राइवर जल्दी से शार्लेट को उठाकर गाड़ी में डालता है ताकि उसे शहर ले जाकर इलाज करा सके। लेकिन डियो को समझ आ चुका था कि अगर शार्लेट शहर तक पहुंच गई तो यह खतरा पूरी दुनिया में फैल सकता है। घायल होने के बावजूद वह फिर से उठती है और गाड़ी के पीछे भागती है। जब वह पास पहुंचती है तो देखती है कि हालात और भी बिगड़ चुके हैं। शार्लेट ने ड्राइवर को भी खत्म कर दिया होता है। अब डियो गाड़ी में रखी राइफल उठाती है और पीछे जाती है। वहां वह देखती है कि शार्लेट उस अजीब जीव को जन्म देने वाली है। यह आखिरी मौका था। डियो खुद को संभालती है और भारी दिल के साथ एक अंतिम फैसला लेती है। वह निशाना साधती है और ट्रिगर दबा देती है। उसी के साथ यह सिलसिला खत्म हो जाता है। उस मुख्य जीव के साथ साथ उसके जरिए फैलने वाला खतरा भी वहीं रुक जाता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। उसकी दोनों दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहती। कुछ पल के लिए डियो को राहत महसूस होती है कि उसने इस खतरे को यहीं रोक दिया, लेकिन तभी वह आसमान की ओर देखती है और जो दृश्य सामने आता है वह सब कुछ बदल देता है। आसमान में एक नहीं बल्कि हजारों चमकते टुकड़े पृथ्वी की ओर आते दिखाई देते हैं। यह साफ था कि सिग्नल सिर्फ एक जीव तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि उस पूरी प्रजाति तक पहुंच चुका था। अब यह सिर्फ एक घटना नहीं रही थी, बल्कि एक आने वाले खतरे की शुरुआत थी। और इसी डरावने एहसास के साथ यह कहानी खत्म होती है, जहां भविष्य पूरी तरह अनिश्चित और खतरनाक नजर आता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें।